नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। फास्ट 15 दिखाएंगे आपको देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। आरआईएल को सेबी से बड़ा झटका लगा है। सेबी ने रिलायंस की 13 कंपनियों पर अगले 1 साल तक F&O में इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। सेबी ने 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में ग्रुप की 13 कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि रिलायंस ने गैर कानूनी तरीके से 513 करोड़ रुपए कमाए और अब उसे 45 दिन के अंदर 447 करोड़ रुपए जुर्माना और 12% की दर से ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। और आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आरआईएल ने 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम को अपने साथ मर्ज किया। आरआईएल की सब्सिडरी थी रिलायंस पेट्रोलियम। मर्जर से पहले आरआईएल ने आरपीएल में 4.1% हिस्सा बेचा। 4023 करोड़ रुपए में ये शेयर बेचे गए। आरपीएल के शेयर पहले फ्यूचर्स मार्केट में बेचे गए। आरपीएल के शेयर बाद में स्पॉट मार्केट में भी बेचे गए। सेबी ने आरआईएल पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। आरआईएल ने सेबी के आरोपों को सेट में चुनौती दी। दिसंबर 2010 में यह चुनौती दी गई सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सेट में। तो आरआईएल को जोरदार झटका लगा है। रिलायंस के अगले 1 साल तक F&O में इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई है सेबी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया तो जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि अब बिना आधार कार्ड के आपको मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलेगा। जी हां, आईटी रिटर्न और पैन कार्ड के बाद सरकार जल्दी प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार जरूरी करने जा रही है। अक्सर अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहकों के वेरिफिकेशन के बिना भी कनेक्शन देते रहे, लेकिन आधार से लिंक होने के बाद ऐसा करना मुश्किल होगा। रेल यात्रियों को किराए में राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे अप्रैल में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में बयान दिया है कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम की समीक्षा की जाएगी। रेल मंत्री ने यह भी माना है कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम और रेल किराए के स्ट्रक्चर की काफी आलोचना हो रही है। रेलवे में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम की शुरुआत 9 सितंबर 2016 को हुई थी। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम प्रीमियम ट्रेन राजधानी, शताब्दी और दुरंतो पर लगाया गया था, जिसके मुताबिक हर 10 सीट की बुकिंग पर 10% ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है। और अब आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी से जुड़ी हर तरह की शिकायत सीधे पेट्रोलियम मंत्रालय से कर सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए ई सेवा लॉन्च की है, जिसका निपटारा पेट्रोलियम मंत्रालय 48 घंटे में करेगा। ई सेवा पेट्रोलियम मंत्रालय का ट्विटर, फेसबुक हैंडल है, जिसे पोर्टल की तरह बनाया जाएगा, जिस पर कंज्यूमर्स रीजनल लैंग्वेज में भी शिकायत कर सकेंगे। अधिकारी सीधे उपभोक्ता की शिकायत की निगरानी करेंगे और समय पर निपटारे की व्यवस्था करेंगे। अगर आप कार्ड का इस्तेमाल कर पेट्रोल, डीजल भरवाते हैं और बैंक अगर इसके लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR काटते हैं, तो कंज्यूमर ई सेवा प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकता है, जहां आपको बैंक का नाम लिखना होगा और अपनी डिटेल शिकायत के साथ लिखनी होगी। बैंकों के कैश ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने पर सरकार ने पल्ला झाड़ा है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कैश ट्रांजैक्शन चार्ज पर सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, यानी बैंक चाहे तो अपनी मर्जी से कैश ट्रांजैक्शन वसूल सकेंगे। ज्यादातर बैंकों ने महीने में 3 या इससे ज्यादा बार कैश निकालने पर हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाया है, जबकि कुछ बैंकों ने 2 लाख से ज्यादा की रकम निकालने पर भारी भरकम चार्ज थोपा है, जिसका काफी विरोध भी हो रहा है। आरबीआई में नोट बदलवाने के लिए पहुंच रहे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। फिलहाल आरबीआई सिर्फ उन्हीं लोगों के नोट बदल रहे हैं जो नोटबंदी के वक्त विदेश में थे या फिर NRI हैं। नोट बदलवाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ रहा है। आरबीआई 30 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन का हवाला देकर सिर्फ NRI और उन लोगों के नोट बदल रही है जो नोटबंदी के वक्त विदेश में थे। अब लोगों ने आरबीआई के फैसले के खिलाफ PIL के जरिए कोर्ट का रुख किया है। हैदराबाद में पुलिस ने 48,66,000 रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी नोट 1000 और 500 के हैं। पुलिस ने इन नोटों के साथ 4 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग इन पुराने नोटों को बदलने की फिराक में थे, जिनके पास से 6 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद हुई है। 1 जुलाई से लागू होने वाले GST से पहले टेलीकॉम सेक्टर की दुविधा बढ़ गई है।
टेलीकॉम कंपनियां 22 अलग लाइसेंस के साथ 22 सर्कल में काम करती हैं। जीएसटी में उन्हें अलग अलग राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा कंपनियां सरकार से खुद को बैंक की तरह दर्जा देने की मांग कर रही हैं। कंपनियां चाहती हैं कि ये टेलीकॉम सेक्टर को जरूरी सेवाओं का दर्जा देते हुए सरकार उन पर 12% टैक्स लगाए। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की तरफ एक कदम और बढ़ गया है। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्रत्यर्पण की अर्जी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को यह संदेश भेजा है कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई बढ़ रही है। इसी कड़ी में वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से वारंट रिलीज को लेकर कदम उठाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक ब्रिटिश हाई कमीशन को 8 फरवरी को प्रत्यर्पण के लिए अर्जी भेजी थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने माना कि 21 फरवरी प्रत्यर्पण की अर्जी उन्हें 21 फरवरी को मिल गई। कोल ब्लॉक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की अतिरिक्त चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है। अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोल ब्लॉक आवंटन केस में सीबीआई की अतिरिक्त चार्जशीट में जिंदल की कंपनी के 4 बड़े अधिकारियों के नाम है। सीबीआई ने यह चार्जशीट नवीन जिंदल की कंपनी के पूर्व सीए सुरेश सिंघल के बयान और सिंघल की ओर से दिए गए सबूतों के आधार पर दाखिल की है। आरोपों के मुताबिक नवीन जिंदल की कंपनी को जिस वक्त कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ उस वक्त दसारी नारायण राव कोयला राज्य मंत्री थे। आवंटन के लिए जिंदल की कंपनी की तरफ से मोटी रिश्वत दी गई। इन्हीं आरोपों को लेकर सीबीआई ने यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर 5 नए आरोपियों के नाम जोड़े हैं। इन 5 आरोपियों पर रिश्वत लेन देन में मध्यस्थ की भूमिका का आरोप है। बीएमसी सड़क घोटाले में 11 कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंस रद्द होंगे। बीएमसी ने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस भेजा है, जिसका जवाब 15 दिन में देने को कहा गया है। 11 कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंस रद्द होने के बाद इनमें से किसी को बीएमसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। नोटिस जारी होने के बाद 11 कंपनियां किसी भी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। पच्चीस मार्च से 1 अप्रैल तक सभी बैंक खुले रहेंगे। आरबीआई ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। वित्त वर्ष खत्म होने के चलते ये कदम उठाया गया है। आज भारतीय बाजारों की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार पर दबाव बढ़ा और निफ्टी ने 9100 का स्तर भी तोड़ दिया था। हालांकि कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9100 के स्तर के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 89 और निफ्टी 22 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई लाइफ में 10% हिस्सा बेचने की तैयारी में है। सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में आईपीओ लाने पर सहमति बन गई है। एसबीआई ने इस बारे में स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर को जानकारी दे दी है। बोर्ड ने आईपीओ के जरिए 10% शेयर बेचने को मंजूरी दे दी है। एसबीआई ने यह भी कहा है कि एसबीआई लाइफ की 10 में से 8% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेची जाएगी। एसबीआई लाइफ स्टेट बैंक और बीएनपी पैरिबास कार्डिफ का ज्वाइंट वेंचर है। आइसक्रीम के विज्ञापन को लेकर एचयूएल और अमूल के बीच मामला इतना गरमाया कि कोर्ट में पहुंच गया है। एचयूएल ने अमूल के उस विज्ञापन पर सवाल उठाया है जिसमें अमूल ने कहा है कि असली आइसक्रीम खाइए, ना कि वनस्पति से बनने वाला फ्रोजन डेजर्ट। दरअसल एचयूएल क्वालिटी वॉल्स नाम से जो आइसक्रीम बनती है उसके लिए डेयरी फैट के बदले वनस्पति फैट इस्तेमाल करती है।
अमेरिकी ऑनलाइन कंपनी ईबे अपने भारतीय कारोबार को फ्लिपकार्ट में मर्ज कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईबे भारत में अपने कारोबार को फ्लिपकार्ट में मर्ज करने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, ईबे फ्लिपकार्ट में निवेश करने पर भी विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट करीब $200 करोड़ जुटाना चाहती है। हालांकि ईबे ने फिलहाल इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जापानी ऑटो कंपनी टोयोटा ने अपने प्रीमियम ब्रांड लेक्सस को भारत में लॉन्च कर दिया है। टोयोटा ने शुरुआत में 3 लग्जरी गाड़ियां उतारी हैं, जिनमें RX हाइब्रिड, RX-F स्पोर्ट हाइब्रिड और ES 300H हाइब्रिड सेडान शामिल है। RX हाइब्रिड की कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए है, जबकि RX-F स्पोर्ट हाइब्रिड की कीमत 1 करोड़ 9 लाख और ES 300H हाइब्रिड सेडान की कीमत 55 लाख 27 हजार रुपए है। भारतीय बाजार में लेक्सस की टक्कर होगी मर्सिडीज, BMW, ऑडी और JLR के साथ। टोयोटा के मुताबिक गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कुल मिलाकर 4 डीलरशिप की शुरुआत की जाएगी। EPCA ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि 1 अप्रैल से BS3 वाहनों की बिक्री बंद कर दी जाए। EPCA की दलील है कि 1 अप्रैल की डेडलाइन के बाद BS3 वाहनों को बेचने से प्रदूषण बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 27 मार्च को करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार ने दावा किया है कि BS3 से BS4 पर माइग्रेट करने में 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी MARD ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर नहीं लौटने और उसके आदेश को नहीं मानने पर आखिरी चेतावनी दी थी। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई थी कि हड़ताल के चलते सायन के अस्पताल में 38 मरीजों की मौत हो गई। पांच दिन में डॉक्टरों की हड़ताल से करीब 135 मरीजों की मौत हुई है। BMC के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को इस मामले में जानकारी दी। अल्टीमेटम के बाद सरकार और BMC इसे लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। गुवाहाटी के डॉक्टरों ने महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का समर्थन किया है। इन डॉक्टरों ने अस्पताल में सुरक्षा के अलावा और भी कई मांगों पर विचार करने की अपील की है। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ अब हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने रविंद्र गायकवाड़ का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। धारा 308 और 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। ICPA ने सिविल एविएशन मिनिस्टर गजपति राजू को चिट्ठी लिखी है। सांसद से बिना शर्त माफी की मांग की है। गजपति राजू ने कहा कि गायकवाड़ की हरकत शर्मनाक है। कोई भी सांसद देश में कानून से ऊपर नहीं है।